हेलो एवरीवन। आज हम कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच यानी कि नकदी शेष का सिद्धांत या कैम्ब्रिज की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम जानते हैं कि जो मुद्रा यानी कि मनी होती है हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू होती है और ये अर्थशास्त्रियों को हमेशा आकर्षित करती रहती है। कैम्ब्रिज मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है ये फिशर के लेन देन के सिद्धांत के एक विकल्प के रूप में कुछ महान बुद्धिजीवी जैसे कि मार्शल, रॉबर्टसन, पीगू और कीन्स ने दिया है। इसमें बताया गया है कि मुद्रा की वो मात्रा जो कि एक अर्थव्यवस्था में घूमती रहती है का सीधा प्रभाव मूल्य पर पड़ता है। जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो हमारा प्राइस लेवल बढ़ता है और जैसे ही मुद्रा की मात्रा घटती है हमारा प्राइस लेवल घटता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इसे नकदी शेष सिद्धांत यानी कैश बैलेंस अप्रोच बताया। रॉबर्टसन कहते हैं कि मुद्रा तो अनेक आर्थिक वस्तुओं में से केवल एक है, इसीलिए प्रमुख रूप से इसके मूल्य को भी वही निर्धारित करते हैं जो कि अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है इसकी मांग की स्थितियाँ और दूसरा है इसकी उपलब्ध मात्रा। देखिए, मनी सप्लाई को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंकिंग प्रणाली जो है वो निर्धारित करती है और जो फिशर के लेन देन सिद्धांत में वेलोसिटी ऑफ मनी ली गई थी उसको इस सिद्धांत में नहीं लिया गया है। और मुद्रा की मांग का क्या अर्थ होता है? जो सौदों के लिए, आकस्मिक उद्देश्यों के लिए और नगद शेष रखने के लिए जो मांग होती है वो बताया गया है। मार्शल कहते हैं, मान लीजिए किसी देश के नागरिक हैं, वो अपनी वार्षिक आय का 10वां भाग और संपत्ति का 50वां भाग बचा कर रखते हैं, तो जो उनकी देश की करेंसी है उसका कुल मूल्य इन राशियों के योग के बराबर होगा। नकदी शेष सिद्धांत जो है मुद्रा की मांग को विनिमय का माध्यम नहीं मानता बल्कि मूल्य का भंडार यानी स्टोर ऑफ वैल्यू मानता है। रॉबर्टसन ने इस अंतर को गतिशील मुद्रा मनी ऑन विंग्स और अगतिशील मुद्रा यानी मनी और सिटिंग बताया है। और कैम्ब्रिज समीकरण में मनी सिटिंग यानी कि अगतिशील मुद्रा है वो मुद्रा की मांग दिखाती। कैम्ब्रिज समीकरण बताते हैं कि जो पॉइंट ऑफ टाइम पर मुद्रा की पूर्ति दी जाती है तो मुद्रा के मूल्य को नकदी शेष की मांग निर्धारित करती है। जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं पर अपने खर्च घटा देंगे ताकि उनके पास अधिक मात्रा में नकद रहे और मांग घटने से कीमत स्तर गिर जाएगा जिससे मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा और दूसरी ओर मुद्रा की मांग गिरने से कीमत स्तर बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण आय जो होती है वो एक साथ उसका उपयोग नहीं किया जाता है। आगे दिखा रहे हैं मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स के समीकरण। देखिए, सबसे पहले है मार्शल की इक्वेशन। मार्शल ने अपना सिद्धांत जो है वो समीकरण के रूप में नहीं दिया था, लेकिन जो उनके फॉलोअर थे उन्होंने उनके सिद्धांत को समीकरण के रूप में दिया था। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो राशि अपने पास रखना चाहता है वही उसके ट्रांजैक्शन को निर्धारित करती है। तो उन्होंने समीकरण दिया था M=KY। यहाँ पर y जो है वो PO के बराबर है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको फिर हम M=KPO लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा M क्या है? मुद्रा की पूर्ति। K क्या है? वास्तविक मौद्रिक आय का वह भाग जिसे लोग नकदी के रूप में रखना चाहते हैं। P यहाँ पर प्राइस लेवल है और जो Y है वो समुदाय की कुल वास्तविक आय है और O जो है वो कुल वास्तविक उत्पादन है। तो इस प्रकार हमारी समीकरण क्या बन गई? P=M/KY। अगर इसको मुद्रा के मूल्य के रूप में लिया जाएगा तो 1/P। फिर ये क्या बन जाएगी? KY/M। अब देखिए पीगू की इक्वेशन है। पीगू पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस सिद्धांत को समीकरण के रूप में दिया। इन्होंने क्या दिया है? KR/M। ये हमने 1/P लिखा है क्योंकि ये मुद्रा का मूल्य है। अगर प्राइस लेवल होता है तो P लिखा जाता है और अगर मुद्रा का मूल्य होता है तो 1/P लिखा जाता है। यहाँ पर हमारा R जो है वो रियल इनकम है। किसकी? समाज की। तो बाद में पीगू ने अपने इसी समीकरण में बैंक नोट और बैंक शेषों को सम्मिलित कर लिया। देखिए, अब ये समीकरण क्या बन गई? 1/P=KR/M इंटू C+H/1 - C। या M को इधर ले आए तब ये समीकरण ऐसी बन जाएगी। C क्या है? लोगों द्वारा नकदी जो नोट और सिक्के के रूप में रखी गई है कुल वास्तविक आय का अनुपात। 1 - C क्या है? कोष का वह भाग जिसे लोग बैंकों में नकद जमाओं के रूप में रखते हैं। H क्या है?
वास्तविक मुद्रा का वह भाग जिसे बैंक अपने ग्राहकों की जमा के अनुपात में रखते हैं। देखिए इसी समीकरण को हम डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या लिया गया है, मुद्रा की मात्रा, और जो हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू यानी मुद्रा का मूल्य लिया गया है। और D1 जो है मुद्रा का डिमांड कर्व है। देखिए Q1 M1, Q2 M2 और Q3 M3 मुद्रा की पूर्ति है। जब मुद्रा की पूर्ति OM1 से बढ़कर OM2 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य OP1 से घटकर OP2 रह जाता है। और मुद्रा के मूल्य में होने वाली कमी P1 P2 मुद्रा की पूर्ति में होने वाली वृद्धि M1 M2 के ठीक बराबर है। यदि मुद्रा की पूर्ति 3 गुना बढ़कर OM1 से OM3 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य OP1 से ठीक 1/3 घटकर OP3 रह जाता है। और आप ये भी देखेंगे कि जो ये मुद्रा का DD1 यानी कि जो डिमांड कर्व है, एक आयत पर बना हुआ है। देखिए आयत दिखाई देंगे आपको, ये जो DD कर्व है ये आयतों पे बना हुआ है। देखिए अब है रॉबर्टसन की समीकरण। मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए रॉबर्टसन ने पीगू के समीकरण से मिलता जुलता समीकरण बनाया। दोनों समीकरण में केवल इतना अंतर है कि पीगू के आर के स्थान पर रॉबर्टसन ने टी लिया है। रॉबर्टसन का समीकरण है M=P/T। अगर हम पी को इधर ले आएँ तो बन जाएगा M/KT। अगर इसको मुद्रा के मूल्य में लें तो ये हो जाएगा KT/M। देखिए उसके बाद है कीन्स की समीकरण। कीन्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, जो कि 1923 में आई थी। इसमें इन्होंने अपना वास्तविक शेष मात्रा समीकरण रियल बैलेंस क्वांटिटी इक्वेशन दी थी, जो कि और समीकरण थी उनका संशोधित रूप है। वो कहते हैं कि अपने दैनिक लेन देन के लिए लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रय शक्ति मुद्रा की मात्रा में रखना चाहते हैं। और जो ये क्रय शक्ति की मात्रा होती है, ये उनकी रुचि, उनकी आदत और उनकी आय पर निर्भर करती है। लोगों की रुचियाँ, आदतें और धन अगर ये सब दिया होता है तो उनके मुद्रा धारण की इच्छा भी दी होती है। और मुद्रा की इस मांग को उपभोग इकाइयों के रूप में नापा जाता है। यदि नकदी के रूप में उपभोग इकाइयों की संख्या K है और प्रचलन में कुल करेंसी N है और उपभोग इकाई की कीमत P हो तो ये समीकरण बन जाती है N=PK। और यदि K हमारा स्थिरांक हो तो N यानी मुद्रा की मात्रा में अनुपाती वृद्धि होने से P यानी प्राइस लेवल में भी अनुपाती वृद्धि होगी। बाद में कीन्स ने बैंक जमाओं को ध्यान में रखकर इस समीकरण का संशोधन किया। माना बैंक जमाओं के रूप में उपभोग इकाइयों की संख्या K' है और बैंक का नकदी रिजर्व अनुपात R है। तो समीकरण क्या बना हमारा N=PK+RK'। यहाँ पर अगर हम P को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा P=N/K+NK'। और यदि K और K' और R हमारे स्थिर रहें तो P में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होगा जिस अनुपात में N में परिवर्तन होगा। कीन्स अपने इस समीकरण को अन्य नगद शेष समीकरणों से अच्छा मानते थे, क्योंकि और समीकरण जो थे वो ये बताने में असफल रहे थे कि कीमत स्तर को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि जो लोगों के द्वारा रखा गया नगद होता है वो मुद्रा प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर होता है। तो ये हमारी कैश बैलेंस थ्योरी थी। अब जैसे सभी सिद्धांत की होती है, इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए हैं जो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली आलोचना तो इसकी ये हुई है कि ये स्वयं सिद्ध है। जैसे कि हमारा लेन देन का समीकरण था, इसकी सारी जो समीकरण हैं ये भी स्वयं सिद्धि हैं। जैसे कि P=MK/Y या पीगू का ले लीजिए P=M/K, या रॉबर्टसन का ले लीजिए P=MKT, या कीन्स का ले लीजिए। तो जो भी है वो सभी स्वयं सिद्धि हैं। ये सब मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच आनुपातिक संबंध बताते हैं। दूसरा है हमारा कीमत स्तर जो है मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं नापता। प्राइस लेवल डज नॉट मेजर द परचेजिंग पावर। कीन्स की एक बुक आई थी ए ट्रीटाइज ऑन मनी, जो कि 1930 में आई थी। इसमें इन्होंने पीगू के नकदी शेष समीकरण और अपने ही वास्तविक शेष समीकरण की भी आलोचना करी। उन्होंने बताया जैसे पीगू ने गेहूं का कीमत स्तर नापा है या जैसे उपभोग इकाइयों को मापा है, उसमें गंभीर दोष हैं। दोनों ही समीकरणों में कीमत स्तर मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं नापता। उपभोग इकाइयों में कीमत स्तर को मापने का मतलब है कि जो हमारे पास नगद है इसका केवल चालू उपभोग के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नगद होते हैं वो विशाल और विविधतापूर्ण व्यावसायिक
और पर्सनल उद्देश्यों के लिए रखे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कुल जमा को अधिक महत्व, मोर इम्पोर्टेंस टू टोटल डिपॉजिट। इस समीकरण की एक गलती ये भी है कि यह कुल जमा विचारधाराओं पर लागू होता है जो केवल आय जमा से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है इसमें अन्य कारकों की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। और नकदी से समीकरण जो है वो इस बारे में कुछ नहीं बताता कि आय, बिजनेस और बचत के उद्देश्यों से जमाओं के अनुपात में परिवर्तन के कारण कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होंगे। नेक्स्ट है हमारा बचत निवेश प्रभाव की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट इफेक्ट। ये समीकरण जो है अर्थव्यवस्था में बचत निवेश असमानता के कारण कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को भी विश्लेषित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है के और वाई स्थिर नहीं। जैसे हमारा लेन देन का समीकरण था तो इसमें कैम्ब्रिज समीकरण ये मान के चलता है कि के और वाई स्थिर रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता कि नकदी शेष और लोगों की आय अल्पकाल में भी स्थिर रहें। नेक्स्ट है कीमतों के गत्यात्मक व्यवहार को स्पष्ट करने में असफल, फेल्स टू एक्सप्लेन डायनामिक बिहेवियर ऑफ प्राइस। ये सिद्धांत बताता है कि मुद्रा की कुल मात्रा कीमत स्तर को प्रभावित करती है, मगर रियलिटी ये है कि मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को अव्यवस्थित और अप्रत्याशित ढंग से प्रभावित करती है। समानुपाती ढंग से प्रभावित करे ये आवश्यक नहीं है। और ये समीकरण ये भी नहीं बता पाता कि अल्पकाल में मुद्रा की मात्रा में अगर परिवर्तन होते हैं तो कीमत स्तर में किस लेवल तक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध सीधा नहीं, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल नॉट डायरेक्ट। इस सिद्धांत की ये कमजोरी है कि वो ऐसे प्रभावों को छोड़ देता है जैसे कि ब्याज की दर, जो कि एक निर्णायक और महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जैसे कि कीन्स ने अपने सिद्धांत में बताया है, ब्याज की दर निवेश, उत्पादन, रोजगार और आय से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग ब्याज निरपेक्ष नहीं, डिमांड फॉर मनी नॉट इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग को ब्याज निरपेक्ष मान लिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का काम करती है और इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू जैसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है वस्तु बाजार की उपेक्षा, नेग्लेक्ट ऑफ कमोडिटी मार्केट। पैटिनकिन बताते हैं कि इन्होंने मुद्रा बाजारों पर अनावश्यक ध्यान दिया है और वस्तु बाजारों की उतनी ही उपेक्षा की है। इससे मुद्रा परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण बहुत ही कमजोर हो गया है। नेक्स्ट है वास्तविक नकदी प्रभाव की उपेक्षा, नेग्लेक्ट रियल बैलेंस इफेक्ट। पैटिनकिन ने कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वो वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में संतुलन स्थापित करने में असफल रहे हैं। जैसे कि ये सिद्धांत बताता है कि यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर बढ़ जाता है, परंतु मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का वस्तु बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री वास्तविक शेष प्रभाव को पहचान ही नहीं पाए। वास्तविक शेष प्रभाव बताता है कि कीमत स्तर में होने वाला परिवर्तन वस्तुओं की मांग और पूर्ति को तो जरूर ही प्रभावित करता है और ये सिद्धांत इसकी उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है मुद्रा की मांग लोच इकाई नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी नॉट यूनिटी। ये जो सिद्धांत है ये बताता है कि मुद्रा की मांग की लोच इकाई होती है, जिसका मतलब है कि मुद्रा की मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में भी उतनी ही वृद्धि होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। पैटिनकिन बताते हैं कि यदि कीमत गिरेगी तो लोगों के नगद शेषों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब मुद्रा की बहुत ज़्यादा मांग होती है तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है। इससे क्या होगा, मुद्रा की मांग में समानुपातिक नहीं बल्कि गैर समानुपातिक परिवर्तन आएगा। इस तरह से मुद्रा की मांग की लोच इकाई नहीं होती। लास्ट है मुद्रा की सट्टा मांग की उपेक्षा। इस सिद्धांत की एक कमजोरी ये भी है कि मुद्रा की सट्टा मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सट्टा मांग की उपेक्षा का परिणाम ये हुआ कि मुद्रा की मांग पूरी तरह से मुद्रा की आय पर निर्भर हो जाती है और मुद्रा के मूल्य भंडार यानी स्टोर ऑफ वैल्यू कार्य की फिर से उपेक्षा हो जाती है। तो ये हमारा कैम्ब्रिज की कैश बैलेंस थ्योरी थी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।